पहला चीज़, या फिर हम PT 365 पिछले 3 साल का पढ़ लें। तो अब मैं 2018 का PT 365 पढ़ाऊँगा, 2019 का मेरे साथ जो तैयारी करते हैं नीरज कुमार द्विवेदी वो पढ़ाएंगे, फिर 2020 में हम दोनों पढ़ाएंगे। तो उनका बेसिक मतलब रहेगा पढ़ाने पे और मेरा बेसिक रहेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो अभी ये तो हो गई पूरी प्लानिंग। अब हम शुरू करते हैं आज का मेरा टॉपिक। तो जैसे PT 365 ये 2018 का है, आप ध्यान दे लीजिए। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। इसमें पूरा बताया गया है कि इसमें सेक्शन डिवाइड किए रहते हैं संबंधित प्रश्न के। देखिए करंट अफेयर जो है ना, उस इन्वायरमेंट और साइंस टेक के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इससे अब जो ट्रेड चला है, 2 साल पुराने करंट अफेयर पूछ रहा है UPSC। कितना? 2 साल पुराने D-2 मतलब पूछे। जैसे 2020 में हम लोग पेपर दे रहे हैं ना, तो हमें 2018 तक का करंट आना चाहिए। तो अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा पहला है जलवायु परिवर्तन। तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसमें जो बात लिखी है वो नहीं, लेकिन उस पर मेरा जोर रहेगा कि इसमें से क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है और इसमें क्या हमें ध्यान देनी चाहिए। उस समय का जो करंट अफेयर था उसमें इस साल कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जैसे पहला है जलवायु परिवर्तन। इसमें कई ठो उप चैप्टर दिए गए हैं, ठीक, जैसे समकालीन उपाय, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, फिर अगला आएगा प्रदूषण पॉल्यूशन, फिर आएगा जैव विविधता। हम यहीं तक देखेंगे, जैव विविधता तक। इसलिए इसके आगे का सेगमेंट हमारे लिए 2020 का ज़रूरत होगा, लेकिन 2018-19 का नहीं। तो अब हम बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन में जो पहला टॉपिक है वैश्विक परिदृश्य, उसमें है UN एमिशन गैप रिपोर्ट। ध्यान दीजिएगा, UN एमिशन गैप रिपोर्ट 2017 में जो आई थी, तो उस समय उसका 8वां संस्करण था। तो 2019 वाला मैंने अपने नोट्स में करंट अफेयर बना लिया है। मैं वो आपको बताते चलूँगा कि 2017 और 2019 में क्या अंतर है। तो ये क्या था कि पेरिस समझौता, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पेरिस समझौता देखिए आगे दिया गया है कि पेरिस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 2015 में, दिसंबर 2015, COP21, उसमें 195 देशों द्वारा एक पहल किया गया था कि जो वैश्विक तापन है, वैश्विक तापन को जो है औद्योगिक काल से पूर्व के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना, ठीक है, और पूर्व औद्योगिक काल स्तरों से तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास किया गया था। तो अब इस लक्ष्य को कितना प्राप्त किया जा रहा है, वैश्विक तापन को कितना कम किया जा रहा है, तो इसमें यही आकलन किया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। इस चीज़ का आकलन जो है ये UNEP में किया जाता है, यूनाइटेड नेशन एमिशन गैप रिपोर्ट में, ठीक है, ये इसमें जो है किया जाता है। और इसमें देखिए और क्या इंपॉर्टेंट है जो कि इससे प्रश्न पूछे जा सकते थे, जो इसमें टॉपिक था। तो देखिए इसमें एक बात हुई थी SLCP की। SLCP क्या होता है? SLCP को हम लोग जानते हैं शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स। मतलब ये क्या होते हैं कि ये वो गैस होते हैं SLCP, हम यहाँ बता देते हैं। SLCP वो गैस होते हैं जो कि इनका तापन प्रभाव जो होता है बहुत कम होता है, लेस तापन प्रभाव होता है, ठीक है, किंतु यह CO2 से बहुत अधिक खतरनाक होते हैं पर्यावरण के लिए। ये गैसें दीर्घकाल तक तो वायुमंडल में नहीं बनी रहती, लेकिन नुकसान CO2 से ज़्यादा दे देते हैं। तो ऐसे गैसों को कहते हैं SLCP। SLCP हिंदी में बोलते हैं अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक। तो ऐसे गैस कौन से हैं? ऐसे गैसों में अगर ऑप्शन आएगा ना तो CO2 नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा। SLCP गैसों में रहेगा कौन? CH4, जिसे हम क्या कहते हैं? मेथेन कहते हैं। और क्या रहेगा? ब्लैक कार्बन, जिसे हिंदी में कालिक कहते हैं, ठीक है, ब्लैक कार्बन। इसके बाद क्या रहेगा? जो ओजोन गैस होती है ना, क्षोभमंडल वाली, ये सब जो है SLCP गैस से कभी कभी पूछ लेता है। तो इसमें ये ध्यान देनी है कि SLCP गैस कौन सी होती है? अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक, ठीक है। अब देखिए जो अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है ना, इसको रोकने के लिए, इसमें तो चर्चा हुई UN एमिशन गैप रिपोर्ट में होती ही है। इसके लिए एक अलग से क्या हुआ था कि एक द क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन, इसमें देखिए, इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि इसमें भारत नहीं था इसका सदस्य। इसमें कौन कौन से थे कि
द क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोल्यूशन, ये क्या था कि कुछ विश्व के कुछ देश तथा एनजीओ का संगठन था, जिसमें कि यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, बांग्लादेश, कनाडा, घाना, मेक्सिको, स्वीडन, यूएसए, ये सरकारें जो थी एसएलसीपी गैसों को कम करने के लिए प्रयास कर रही थी। तो इसके लिए जो प्रोग्राम बनाया गया था द क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, तो इसमें हम लोग पेरिस समझौता देख लिए, ठीक है। और फिर इसके बाद जो हम लोग देख लिए, और ज़रूरी इसमें क्या है, कुछ नहीं है। और देखिए 2019 में एक बात और कही गई है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो 2019 में बात कही गई है कि यहाँ पर ये कहा गया था कि हमें जो है कि इस प्रदूषण को, मतलब ये पेरिस समझौते को प्राप्त करने के लिए 2019 में ये बात कहेगी अपने प्रयासों को 5 गुना करना होगा। 5 गुना प्रयास करेंगे जितना हम अभी कर रहे हैं, मतलब इसमें कहीं ना कहीं कुछ काम नहीं हो रहे हैं, तो तब जाके हम इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। फिर यही सब है, और बाकी इसमें जो है कोई ज़्यादा वो नहीं किया गया था कि ग्रीन हाउस गैस को ये सबको कम किया जाए। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं, एसएलसीपी क्या है, यूएन एमिशन गैप रिपोर्ट क्या है, इसमें क्या चर्चा की जाती है, तथा इसमें ये भी कहा गया है कि 2020 से 30 के दौरान अगर 7% कमी नहीं की गई कार्बन डाइऑक्साइड में, ये 2019 में मैंने अपने नोट्स में लिखा है, बोल रहा हूँ, जो ये यूएन एमिशन गैप रिपोर्ट है, तो इसमें ये कहा गया है कि 2020 से 30 के दौरान यदि कार्बन डाइऑक्साइड में 7.6% की कमी नहीं की गई तो पेरिस समझौते में जो लक्ष्य रखा गया था वो नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सब बातें थी। अब देखिए इसमें एक फिगर में जो थोड़ा सा बताया गया है, इसको आप समझ सकते हैं अपने से, कि देखिए जैसे इसमें बताया गया है कि मेजर स्ट्रेटजीज फॉर नेगेटिव एमिशन टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए क्या हमें टेक्नोलॉजी अपनाना चाहिए, तो क्या करना है इसमें, वही सिंपल सी बात है कि वनों में वृद्धि करना चाहिए। वनों में वृद्धि करने से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मुक्त हो रहता है वो वनों में संचित हो जाता है। जब वनों में संचित हो जाता है तो प्रदूषणकारी गैस जो रहते हैं वो खुले में नहीं रहते हैं। दूसरा इसमें दिया गया है अदर लैंड, मतलब वेट लैंड्स को बढ़ाना चाहिए। देखिए वेट लैंड्स की बहुत अपनी आप में हो जाती है, महत्ता रहती है। तो फिर इसके बाद क्या करना चाहिए कि सॉयल कार्बन जो उसका करना चाहिए। और फिर ये सब तरीके हैं जिनसे क्या है कि नेगेटिव एमिशन टेक्नोलॉजी, इनको एक प्रकार से बोलते हैं क्या, कि हम जंगल ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, वेटलैंड को बढ़ाएं, ठीक है, तथा जो है मिट्टियों से छेड़खानी कम करें। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप थोड़ा देख लीजिएगा। अब अगला हम देख लेते हैं जो कि 2018 में PT 365 में था, वो था ग्रीन ग्रोथ। देखिए ग्रीन ग्रोथ क्या होता है, ग्रीन ग्रोथ नहीं, ये एक और था शायद, क्लाइमेट CCPI इंडेक्स था, माफ़ करिएगा थोड़ा सा, ये 1.1 है, फिर ये नीचे है, ये है CCPI इंडेक्स। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आ भी चुका है एक बार। CCPI इंडेक्स इस PCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे पहले तो ये 2017 का था, उसमें भारत 14वें स्थान पे था। तो जो 2020 की नई रिपोर्ट आ गई उसमें भारत 9वें स्थान पे है। ध्यान दीजिएगा, भारत कैसे स्थान पे है, CCPI में 9वें रैंक पे है। USA जो है 61वें नंबर पे है। और इसको लागू कौन करता है, इसको लाता कौन है, इसको जारी कौन करता है, तो ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसको जर्मन वॉच, इसको इस इंडेक्स को जारी करता है जर्मन वॉच, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, फिर क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये 3 संस्थाएं मिलकर जारी करती हैं। ध्यान दीजिएगा जर्मन वॉच, ध्यान दीजिएगा यही विकल्प में था, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ठीक। तो अब इसमें क्या है कि शुरू का 3 रैंक नहीं दिया जाता, 2020 में भी नहीं दिया गया, मतलब अभी उस हिसाब से प्रयास नहीं किया गया है कि किसी को शुरू की 3 रैंक दे। तो चौथे रैंक से इसकी शुरुआत ही की जाती है। तो चौथे रैंक में सबसे पहले किसको मिला है, स्वीडन को मिला है। किसको मिला है, स्वीडन को। ये मैं बता रहा हूँ 2020 का रिपोर्ट बता रहा हूँ, इसलिए इसमें 2017 का याद करें, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि 2017 का इसमें याद करें। तो CCPI जो था, CCPI इंडेक्स, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि CCPI इंडेक्स, ये इसमें भारत का 9वां स्थान 2020 में है। भारत का अच्छा सुधार हुआ है, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने। तथा इसमें जो है USA की रैंकिंग बहुत नीचे है, 61वें रैंक पे 2020 में है। भारत का जो है वो 9वां रैंक है, चौथा रैंक स्वीडन को है। शुरू से 1 से 3 तक किसी को रैंकिंग नहीं दी गई है। ये सब चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है। फिर देखिए अब
है, ये छोटा वीडियो है, मैं प्रयास करूँगा कि ये हो जाए, फिर अगले वीडियो में बनाऊँगा। तो अर्थ ओवरशूट डे, अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है? देखिए इसमें कुछ अगर ये प्रश्न आएगा ना, इसका सिंपल सा अर्थ है कि एक साल के लिए हमारा जितना संसाधन है उसको हम कितने पहले ख़त्म कर देते हैं, वही अर्थ ओवरशूट डे में हम जानते हैं। तो अर्थ ओवरशूट डे जो होता है, यह जो 2020 का अर्थ ओवरशूट डे था, ये कब हुआ? ये हुआ मतलब इस बार 2019 में 29 जुलाई को। 2017 में देखिए 2 अगस्त को था। मतलब हमारे जो संसाधन हैं वो एक साल का वो हम अगस्त में ही ख़त्म कर ले रहे हैं। इतना तेज़ी से उपभोग कर रहे हैं कि हमारा प्लान था ये चीज़ हम दिसंबर तक ख़त्म करेंगे, लेकिन अगस्त तक ख़त्म कर लें। लेकिन ये जो 2019 में रिपोर्ट आई है, इसमें अर्थ ओवरशूट डे 29 जुलाई को आ गया। मतलब हम 29 जुलाई को ही अपने एक साल का संसाधन प्रयोग कर ले रहे हैं। तो ये अर्थ ओवरशूट मतलब उस वर्ष हेतु निर्धारित हम कितना प्राकृतिक संसाधन का यूज कर ले रहे हैं। संसाधन कैसा प्राकृतिक? देखिए ये दी जाती है WWF वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर द्वारा, तथा यह ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, 2 संस्था है जो कि अर्थ ओवरशूट को जारी करती हैं। ठीक है, तो ये स्विट्ज़रलैंड में है WWF, ये है, बाकी इसमें